हेलो स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनसाइड ओटी विद सूरज सर में। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की ये क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। आज की जो क्लास है बच्चों वो रहेगी एनेस्थीसिया मॉनिटरिंग पे। तो एनेस्थीसिया मॉनिटरिंग में सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे हम कैप्नोग्राफी के बारे में। कैप्नोग्राफी क्या होती है, किस लिए यूज ली जाती है, किस तरीके का इसमें ग्राफ बनता है, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकेडमिक वालों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक एक डिस्कस जो हम तरीके से करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, उससे पहले क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने यार दोस्तों तक पहुंचा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इंस्टाग्राम अकाउंट का जो है लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम अकाउंट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उनको भी जाके फॉलो कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं, बात करते हैं टॉपिक की। टॉपिक का नाम है बच्चों कैप्नोग्राफी। ठीक है, कैप्नोग्राफी होता क्या है? किसी पेशेंट को जब आप एनेस्थीसिया देके उसकी ओटी कर रहे हो, जनरल एनेस्थीसिया देके, या फिर अपने पास में पेशेंट आईसीयू में एडमिट है, ठीक है, तो उस कंडीशन में इंट्यूबेट करना पड़ता है। आप जनरल एनेस्थीसिया देते हो जब भी इंट्यूबेट करते हैं, और उसके अलावा आईसीयू में पेशेंट है तो हो सकता है अगर क्रिटिकल है, इंट्यूबेशन की रिक्वायरमेंट रहे, इंट्यूबेट उसको करना पड़े। ठीक है, तो वहां पर कैप्नोग्राफी जो है बहुत इंपॉर्टेंट उसका रोल रहता है। तो चलिए देखते हैं। इट इज द कंटिन्यूअस मेजरमेंट ऑफ एंड टाइडल CO2, EtCO2। ये वर्ड याद रखना बच्चों, EtCO2। नॉर्मल रेंज इसकी क्या रहती है? 32 से लेके 42 mmHg। ये नॉर्मल वैल्यू इसकी होती है। ठीक है, लाइन है एंड टाइडल मतलब एक्सपायर्ड। एंड टाइडल मतलब एक्सपायर्ड, जो आप सांस छोड़ रहे हैं, जो पेशेंट सांस छोड़ रहा है, उसमें CO2 की मात्रा की बात हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड EtCO2 along with its वेव फॉर्म। और इसका क्या आता है? वेव फॉर्म भी आता है। वेव फॉर्म आगे देखेंगे किस तरीके का वेव फॉर्म इसका होता है। ठीक है, एक छोटा सा यहां पर मैं बना के दिखा देता हूं आपको, एक डायग्राम, रफ डायग्राम यहां पर बना के दिखा देता हूं। ये रहेगा टाइम के अगेंस्ट, ठीक है, इधर रहेगी आपके CO2 42। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा, यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा, कुछ इस तरीके से ग्राफ यहां पर आपको बनता हुआ दिखाई देगा। आगे हम ग्राफ भी देखेंगे। टाइम के अगेंस्ट में रहेगा, ध्यान रहे, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए किसके अगेंस्ट होता है तो टाइम के अगेंस्ट। अब आओ आगे, नॉर्मल वैल्यू की बात चल रही है यहाँ पर। नॉर्मल 32 से 42 mm ऑफ Hg होता है। एक इसके बाद ब्रैकेट में बात बोली गई, 3 to 4 mm Hg लेस देन आर्टीरियल PCO2। जो आर्टीरियल PCO2 की वैल्यू रहती है उससे कितना कम रहेगा? लगभग 3 to 4 mm Hg। और नॉर्मल रेंज क्या रहेगी? 32 से 42 mm ऑफ Hg। जब पेशेंट सांस छोड़ रहा है, एक्सपायर्ड कर रहा है, उसमें जो EtCO2 मतलब CO2 की जो वैल्यू है उसको हम नाम दे रहे हैं एंड टाइडल CO2। और उसी को मेजर करते हैं हम किससे? कैप्नोग्राफी से। आगे आओ, अब देखो कैप्नोग्राफी किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है। तो ये प्रिंसिपल पे वर्क करेगी, उसका नाम है इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, कैप्नोग्राफी यूजेस द सेम प्रिंसिपल ऑफ इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन। आपने पढ़ा है पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर में हम पढ़ते हैं कि ये बियर लंबर्ट लॉ है, उस पर वर्क करता है। इसमें दो तरीके की वेव होती है, रेड वेव होती है, इंफ्रारेड होती है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ज्यादा एब्जॉर्ब करता है रेड को, और इंफ्रारेड कहां एब्जॉर्ब होती है ज्यादा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ये वहां पर आपने लाइन पढ़ी थी पल्स ऑक्सीमीटर जब हम पढ़ते हैं। मैंने अभी वीडियो अपलोड नहीं किया है, जल्दी वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो ये भी इसी प्रिंसिपल पर, इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन पे ये वर्क करता है। और कैप्नोग्राफी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट सेंसिटिव टूल है। कैप्नोग्राफी इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सेंसिटिव टूल फॉर मॉनिटरिंग इन एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया में अगर मॉनिटरिंग करते हो आप तो कैप्नोग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, चलिए ये हुई इसकी जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात, कि अगर आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए, आप कहीं प्रैक्टिकल देने गए या किसी आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, वहां से जनरली पूछ लिया जाए कैप्नोग्राफी क्या है, EtCO2 होती है, मतलब एंड टाइडल CO2 मेजर किया जाता है। नॉर्मल वैल्यू पूछ ली जाए 32 से 42 mm ऑफ Hg होती है। ठीक है, और इंपोर्टेंट मॉनिटरिंग में से एक होती है। अब आगे चलते हैं। अब देखो दो तरीके से इसको मेजर किया जाता है। मेथड ऑफ मॉनिटरिंग किस किस तरीके से मेजर किया जाएगा? तो दो तरीके से मेजर किया जाता है। एक होता है मेन स्ट्रीम, एक होता है साइड स्ट्रीम। देखो नाम से पता लग रहा है मेन स्ट्रीम मतलब जो अब एक उससे पहले एक चीज देखो, छोटी सी चीज है।
ये अपने पास में यहां पर क्या है जी, ये पेशेंट है, ये पेशेंट है, ठीक है, और ये एनेस्थीसिया मशीन है, एनेस्थीसिया मशीन। यहां से जो पेशेंट के पास में ट्यूब आ रही है इसको क्या बोलते हैं हम, इंस्पिरेटरी ट्यूब या इंस्पिरेटरी लिम्ब, ठीक है। जहां से सांस आ रही है इसमें ऑक्सीजन होएगी, आपके नाइट्रस ऑक्साइड होएगी, जीए का पेशेंट हो तो, है ना, और इनहेलेशनल एजेंट होंगे, मतलब आप पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दे रहे हो तो नॉर्मली क्या होती है वो आपके ऑक्सीजन रहेगी, ठीक है। और पेशेंट सांस छोड़ रहा है, इसको बोलते हैं एक्सपायर्ड लिम्ब, ठीक है, एक्सपायरेटरी लिम्ब, एक्सपायरेटरी ट्यूब बोल देता हूं या एक्सपायरेटरी लिम्ब हम इसको नाम देते हैं। ये जाता है फिर कहां पर, सोडा लाइम में, अगर एनेस्थीसिया मशीन के साथ में पेशेंट कनेक्ट है तो जीए की कंडीशन में। और सोडा लाइम कहां पर होता है, मशीन में ही लगा हुआ होता है, ठीक है, क्या होता है, सोडा लाइम। अब कोई पूछ ले कि सोडा लाइम क्या बला है, तो CO2 को एब्जॉर्ब करने का जो काम करता है उसको हम नाम देते हैं सोडा लाइम। जिसको सोडा लाइम के बारे में नहीं पता है, मैंने एनेस्थीसिया मशीन पूरी पढ़ा रखी है, यूट्यूब पे क्लास अवेलेबल है बच्चों, जाइए उस क्लास को पूरा देखिए, वहां पर सोडा लाइम के बारे में मैंने बता रखा, सर्किट वहां पर सारे मैंने पढ़ा रखे हैं, ठीक है। अब जो बात चल रही है कि दो तरीके से मेजरमेंट किया जाता है, एक मेन स्ट्रीम एक साइड स्ट्रीम। तो वो मेन स्ट्रीम साइड स्ट्रीम क्या है, अगर एक्सपायरेटरी ट्यूब जो है इसके अंदर ही अगर सैंपल सेल लगा दिया जाए, मतलब यहां से सैंपल कलेक्ट करेगा और यहीं से रिजल्ट दे देगा, इसको बोला जाता है मेन स्ट्रीम। साइड स्ट्रीम में क्या किया कि साहब सैंपल सेल तो यहां लगा दिया और अलग से जाके फिर मेजरमेंट हो रहा है, उसको नाम देते हैं साइड स्ट्रीम। बिल्कुल इजी है, आओ देखते हैं, आओ देखते हैं। साइड स्ट्रीम सबसे पहले, एक्सपायरेटरी गैसेस सैंपल इज टेकन एंड डिलीवर्ड टू द सैंपल सेल, मतलब एनालाइजर। एक्सपायरेटरी लिम्ब से सैंपल लिया और कहां पर भेज दिया, एनालाइजर के पास में भेज दिया, और उसका एनालिसिस करेगा और एनालिसिस करके क्या बताएगा, कितनी इसमें CO2 है, एंटीटाइडल CO2 कितनी है, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या है, द मेजर डिसएडवांटेज इज दैट देयर इज डिले इन रेस्पॉन्स। देखो अलग से लगा हुआ है तो थोड़ा सा, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा डिले होता है रेस्पॉन्स देने में, मतलब जो आपको वैल्यू बताएगा उसमें थोड़ा सा ये डिले कर देगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक मेजर डिसएडवांटेज हो गया। एंड ह्यूमिडिटी कैन बी ब्लॉक द चैम्बर, और ह्यूमिडिटी जो रहती है, आर्द्रता जो रहती है, नमी जो रहती है, वो उस चैम्बर को ब्लॉक कर सकती है जहां से वो सैंपल कलेक्ट कर रहा है। ये दिक्कत है किसके साथ में, साइड स्ट्रीम के साथ में। ये जो पढ़ा रहा हूं यहां पर, ये जो एकेडमिक वाले बच्चे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आ गया कॉम्पिटिटिव में यहां से क्वेश्चन पूछे जाने के चांस थोड़े कम होते हैं, लेकिन पता आपको होना चाहिए, इजी टॉपिक। इजी मतलब ये वाला पार्ट, ऐसा नहीं कैप्नोग्राफी से, कैप्नोग्राफी तो हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। MCRE ले लो, DSS भी ले लो, ठीक है, सब दर्जन की कोई वैकेंसी आती है वो ले लो, ESIC का कोई पेपर लग रहा है वो ले लो, या कोई स्टेट के अगर पेपर लगते हैं, सब में कैप्नोग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर पेपर में पूछा जाता है, इतना और बता दूं, तुम्हारी किस्मत खराब हुई तो नहीं आएगा, वरना कंफर्म कैप्नोग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान रख लेना इस बात का। इसका नहीं पूछा जाएगा तो इसके भाई बंधुओं का पूछा जाएगा, आस पड़ोस का, ठीक है। अब आओ मेन स्ट्रीम। मेन स्ट्रीम क्या बोल रहा है, सैंपल सेल इज प्लेस्ड इन एक्सपायरेटरी लिम्ब, एक्सपायरेटरी लिम्ब में ही प्लेस किया हुआ है। कहां पर, एक्सपायरेटरी लिम्ब ऑफ ब्रीदिंग सर्किट। ये ब्रीदिंग सर्किट ही तो है भाई साहब, किसी को ब्रीदिंग सर्किट नहीं आते हैं तो जाके जो है आप क्लास देखिए, कौन सी, एनेस्थीसिया मशीन वाली। आया क्या समझ में, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखो, अब इसके साथ दिक्कत क्या है, द मेजर डिसएडवांटेज इज इंक्रीज डेड स्पेस। अब इसके साथ में दिक्कत क्या है, ये डेड स्पेस को इंक्रीज कर देता है। इसके साथ दिक्कत सिर्फ इतनी सी है, ज्यादा इसके साथ दिक्कत नहीं है। अब देखो, जिसको नहीं पता डेड स्पेस क्या होता है, तो जो वो वाला चैप्टर है वो मैंने अपलोड नहीं किया, लंग वॉल्यूम कैपेसिटी एक चैप्टर आता है, वो जाके पढ़ना, वहां पर पता लगेगा आपको डेड स्पेस क्या है। जो वॉल्यूम बच जाता है, ठीक है, ट्रेकिया में, उसको एक वहां पर फंसा रहता है वो, उसको हम डेड स्पेस नाम देते हैं, जाके पढ़िए। लंग वॉल्यूम कैपेसिटी आपको पढ़ना पड़ेगा, लगभग आई थिंक 150 ml के समथिंग ये होता है, ठीक है, एक बार क्रॉस चेक इसको कर लेना। तो ये बात हुई मेन स्ट्रीम के बारे में। आगे चलो, ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है बच्चों, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये CO2 है इधर, ठीक है, और ये कितनी है, यहां पर mmHg में होती है, और 42, ठीक है, यहां पर 40 दिखा रखा है इन्होंने।
जीरो से शुरू होगा ग्राफ, यहां से ग्राफ जाएगा, फिर यूं जाएगा, फिर वापस से नीचे। मतलब यहां पर तो क्या हो रहा है, पेशेंट सांस छोड़ रहा है, सांस छोड़ता है तभी तो CO2 बढ़ती है। फिर यहां पर एक बिल्कुल थोड़ी सी देर के लिए रुकते हैं, वो ये हो गया, और पेशेंट जब सांस लेना स्टार्ट करता है तो जीरो, फिर वापस से सेम ऐसे ऊपर जाएगा। ये इस तरीके का ग्राफ बनता है, किसके अगेंस्ट में, टाइम के अगेंस्ट में ग्राफ बन रहा है। क्लियर है क्या बच्चों? चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब बात आती है यूजेज ऑफ कैप्नोग्राफी। कैप्नोग्राफी के कार्यक्रम क्या क्या है, क्या यूज है कैप्नोग्राफी को, कहां यूज लिया जाता है, उसके बारे में। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट किसके लिए, कॉम्पिटिटिव वालों के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है लाइन। लाइन बोल रही है टू कंफर्म इंट्यूबेशन, ध्यान से देखना, कैप्नोग्राफी इज द श्योरेस्ट टेक्निक टू कंफर्म इंट्यूबेशन। कोई पूछ ले आपसे कि एंडोट्रेकियल ट्यूब, इंट्यूबेशन का मतलब क्या होता है पता है? एंडोट्रेकियल ट्यूब को ट्रेकिया में डालना इंट्यूबेशन कहलाता है। तो ये ट्रेकिया में गई या नहीं गई, ये कैसे पता लगा आपको? क्या करोगे आपके पता लग जाए? ऐसे तो है नहीं, यूं हाथ लगा के देख लोगे तो पता लग जाएगा। एक्सरे करवाते हैं, ठीक है, चेस्ट एक्सरे कराएंगे, उससे पता लग रहा हो सकता है आपको, या फिर आप कैप्नोग्राफी कर रहे हैं उससे पता लग रहा है। तो कैप्नोग्राफी जो है वो श्योरेस्ट टेक्निक है किस चीज की, टू कंफर्म इंट्यूबेशन। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट चलो आगे। दूसरा बोल रहा है टू डायग्नोस द कंडीशंस। कुछ कंडीशंस होती है, उनको डायग्नोस करने के लिए भी ये यूज लिया जाता है। वो कंडीशंस क्या क्या होती है, एक एक हम देखेंगे। चलो, EtCO2, मतलब EtCO2 का ग्राफ आप लोगों ने देखा, अच्छे से आप लोगों ने ग्राफ देखा। अब देखो, अगर वो ग्राफ में जीरो है, मतलब क्या, जो 32 से लेके 42 mmHg की जो हम बात कर रहे थे नॉर्मल वैल्यू की, इसके बारे में बोल रहा है कि या तो वो जीरो हो, ठीक है, या फिर फ्लैट लाइन वेवफॉर्म हो। फ्लैट लाइन का मतलब कैसे, ये नॉर्मल ग्राफ बन रहा था ऐसे, उसके बाद ऐसे, फिर उठा ही नहीं ग्राफ, ये सीधे ये एक लाइन में चला गया। ठीक है, तो जीरो हो या फ्लैट लाइन वेवफॉर्म दिखाई दे रही हो, तो किस किस कंडीशन में दिखाई देती है, ये आपसे बोल रहा है। ये भी कैसे पता लग रहा है आपको, कैप्नोग्राफी का ग्राफ देख के पता लग रहा है, तो उससे हम देखेंगे कि क्या क्या दिक्कत हो सकती है। तो टू डायग्नोस द कंडीशंस, पहली ईसोफेजियल इंट्यूबेशन। ईसोफेजियल इंट्यूबेशन का क्या मतलब होता है, एंडोट्रेकियल ट्यूब को ट्रेकिया में नहीं लगा के कहां लगा दिया जाए, ईसोफेगस में लगा दिया जाए, आहार नाल में लगा दिया जाए। ट्रेकिया मतलब श्वास नाल और ईसोफेगस मतलब आहार नाल। अगर आहार नाल में लगा दिया गया आपके, तो वहां पर क्या होगा, EtCO2 जीरो या फ्लैट लाइन आएगा। क्यों? क्योंकि सर हम सांस लेते हैं, वो लंग्स में जाता है, वहां से गैसेस का एक्सचेंज होता है, CO2 आएगी, ऑक्सीजन उधर जाएगी और CO2 हम छोड़ते हैं, सही बात है। लेकिन अगर मान लो उसमें लगा दिया गया, आहार नाल में लगा दिया गया, मतलब ईसोफेगस में लगा दिया गया, तो ईसोफेगस से कौन सी CO2 बाहर निकालोगे मेरे भाई? क्योंकि सांस तो हम लंग्स में लेते हैं, वहां तो कुछ है ही नहीं निकालने के लिए गैसेस। ठीक है सर, डकार आ जाएगी, अरे डकार में इतना नहीं होता है, ठीक है। तो वहां से फिर क्या होगा, ये तो CO2 तो आएगा ही नहीं, आएगा नहीं तो ग्राफ क्या रहेगा, जीरो या फ्लैट लाइन रहेगा। तो ईसोफेजियल इंट्यूबेशन में जीरो या फिर फ्लैट लाइन जो है वेवफॉर्म आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, एक्सीडेंटल एक्सट्यूबेशन। एक्सट्यूबेशन का मतलब होता है एक्सट्रीब्यूट हो जाना, ट्यूब का बाहर निकल जाना। एक्सीडेंटल मतलब गलती से बाहर निकल गई ट्यूब, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, ट्यूब ही बाहर निकल गई तो EtCO2 दिखाई देगा क्या वहां पर? नहीं दिखाई देगा सर। तो एक्सीडेंटल एक्सट्यूबेशन में। कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन में, ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, अवरोध आ गया, रुकावट आ गई, कुछ फंस गया, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्ट हो गई ट्यूब, फंस गया कुछ, तो भाई साहब अगर फंस गया तो वहां से CO2 बाहर कैसे आएगी? नहीं आएगी तो सैंपल नहीं जाएगा, सैंपल नहीं जाएगा तो रिजल्ट जीरो आएगा। क्लियर है बात? डिस्कनेक्शन, डिस्कनेक्ट हो गई ट्यूब ही, डिस्कनेक्ट हो गई, डिस्कनेक्ट हो गई तो भी उस कंडीशन में क्या आएगा, वेवफॉर्म जीरो आएगा, ग्राफ जो है जीरो आएगा। वेंटिलेटर फेलियर या वेंटिलेशन फेलियर अगर हो गया तो उस कंडीशन में ग्राफ क्या आपको जीरो देखने को मिलेगा। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन हो गई, अरे कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन हो गई तो उसके बाद में क्या होगा, जीरो देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर अगर कार्डियक अरेस्ट हो गया तो मतलब क्या होगा सर, सर्कुलेट नहीं हो पा रहा ब्लड, ब्लड सर्कुलेट ही नहीं हो रहा बॉडी में, तो CO2 का कहां से लेके आएगा वो, CO2 एक्सचेंज करने के लिए लंग्स में,
तो वो क्या हो जाएगी, जीरो या फ्लैट लाइन आपको दिखाई दे रही होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, कॉम्पिटिटिव के हिसाब से अति आवश्यक है जी। बोलो स्वाहा। ये लो, इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसोफेजियल इंट्यूबेशन, एक्सीडेंटल एक्सट्यूबेशन, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन, डिस्कनेक्शन, वेंटिलेटर का फेलियर हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया। अब ये याद कैसे रहे आप लोगों को, तो ये याद इस तरीके से रहे कि भाई साहब पेशेंट, हम सांस ले रहे हैं, सांस लिया, लीजिए सांस, लिया, छोड़ा, छोड़ा, कहाँ गया सर, हमने नाक से सांस लिया, ट्रेकिया में गया और लंग्स में गया और हमने सांस छोड़ा। लंग्स में क्या कार्यक्रम हुआ सर, CO2 जो है वो इधर आई, मतलब लंग्स में आई, और ऑक्सीजन जो है ब्लड में गई, ये हुआ, और उस CO2 को हम बाहर छोड़ रहे हैं। लेकिन इन कंडीशंस में देख लो, कहीं पर भी आपको CO2 का एक्सचेंज होता नहीं दिखाई दे रहा है। CO2 का सर एक्सचेंज ही नहीं हो रहा है, तो CO2 की रीडिंग कहां से दिखा देंगे हम, हमारे पास में आ ही नहीं रही है, तो हम जीरो ही दिखाएंगे उसको, या फ्लैट लाइन दिखाएंगे। ग्राफ फ्लैट लाइन का मतलब जीरो, जीरो से एक हो गए तो ग्राफ ऊपर बढ़ गया, ये देखो, जीरो से एक हो गए ग्राफ ऊपर, फिर दो हो गए ग्राफ ऊपर, तीन हो गए ग्राफ ऊपर, 10 हो गए ग्राफ ऊपर, 50 हो गए, मतलब 50 तो नहीं, 34 तक जो है नॉर्मल रेंज रहती है। तो ये बात हुई जीरो या फ्लैट लाइन के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है जी, अगर डिक्रीज इन EtCO2 इज सीन, कि डिक्रीज होता हुआ आपको ग्राफ कहां पर दिखाई देगा। डिक्रीज होने का मतलब ग्राफ ऊपर तो जा रहा है, लेकिन नॉर्मल वैल्यू क्या है सर, 32 से 42 mmH। रट डालिए जी इसको, ये क्या है सर, EtCO2 है। और अगर EtCO2 की वैल्यू 32 से नीचे आ गई तो मतलब ग्राफ जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, EtCO2 कम हो गया। तो वहां पर किस किस कंडीशन में दिखाई देगा वो देखते हैं। पहला बोल रहा है पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाए, किस किस कारण से हो सकता है सर, एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, मतलब एयर फंस सकती है। सर फेट एम्बोलिज्म हो सकता है, फेट फंस सकती है। सर थ्रोम्बस बन सकता है, ब्लड का कोई क्लॉट फंस सकता है, ठीक है। इन कंडीशन में जो है आपके डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और इट में बिकम जीरो, और ये जीरो भी हो सकता है कब, अगर जो फंसा हुआ प्रोडक्ट है वो ढंग से फंस जाए। इफ एम्बोलस इज लार्ज इनफ टू ब्लॉक द टोटल पल्मोनरी सर्कुलेशन, अगर टोटल पल्मोनरी सर्कुलेशन को ब्लॉक कर दे कौन, जो ब्लॉकेज है, या वो फैट हो सकता है, ठीक है, या फिर वो, मैं ट्यूब बोल रहा हूं क्या। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन जो चल रहा है, उस सर्कुलेशन में वेसल्स की बात यहां पर चल रही है, वहां पर एयर एम्बोलिज्म हो जाए या फेट एम्बोलिज्म हो जाए, ईटी ट्यूब की बात नहीं चल रही है, या थ्रोम्बस वहां पर फंस जाए, तो फिर वो ग्राफ जो है डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इनफ CO2 पहुंच ही नहीं पा रही है वहां पर। दूसरी चीज, अगर एम्बोलस जो है, मतलब जो फंसने वाला प्रोडक्ट है उसको बोलते हैं एम्बोलस, जो एम्बोलिज्म कर दे, एम्बोलिज्म मतलब अवरोध कर दे, जो अवरोधक है वो क्या हो, लार्ज हो। लार्ज कितना लार्ज, कि वो साफ सर्कुलेशन को ही ब्लॉक कर दे, ब्लॉक टोटल पल्मोनरी सर्कुलेशन, तो वहां पर जो है आपको डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट चलो, ये तीन कंडीशन है, फेट, एयर एम्बोलिज्म, फेट एम्बोलिज्म और थ्रोम्बस। ये बोल रहा है कि अगर बड़ा हुआ तो पूरा सर्कुलेशन जो है ब्लॉक कर देगा। आगे आओ, अब पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, ये जाके पढ़ना, एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो है वो पढ़ना थोड़ी इसकी, बाद में धीरे धीरे मैं भी वीडियोस लाना स्टार्ट करूंगा इन पे, अभी आप लोग देखना थोड़ा। नेक्स्ट, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ CO2, अगर कुछ कंडीशन ऐसी हुई जिसमें CO2 का प्रोडक्शन ही कम हो जाए, तो फिर ग्राफ ऊपर कहां से जाएगा सर, जितनी CO2 आएगी उतना ही ग्राफ रहेगा, ऊपर नहीं जा सकता। तो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें CO2 जो है डिक्रीज होता है, हाइपोथर्मिया, सर बॉडी का टेम्परेचर कि कम हो जाए, किससे सर, 35 डिग्री सेल्सियस आ जाए या इससे कम हो जाए, उसको हम नाम देते हैं हाइपोथर्मिया। उस कंडीशन में CO2 का प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। आई समझ में बात, एक दूसरे से रिलेट करेंगे। हाइपोटेंशन हो गए सर, BP कम हो गई, उस कंडीशन में भी क्या होगा, EtCO2 कम आएगा, क्लियर है। हाइपर वेंटिलेशन, सर हाइपर वेंटिलेट कर दिया पेशेंट को, बढ़िया दबा के उसको ऑक्सीजन दे रहे हो, उस कंडीशन में भी क्या होगा, कम हो जाएगा CO2। फिर CO2 कम हो गया तो ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा, आपके EtCO2 जो है वो कम हो जाएगा, ग्राफ जो है कम दिखाई देगा, ऑटोमेटिक, क्लियर है, ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट,
समझ में, अरे समझ में तो आ गया ना, ये गणित समझ में आ गया ना पूरी। अब इसमें ये भी भाई देखो, कॉम्पिटिटिव वालों के लिए भी ये क्या है, अति आवश्यक है जी, क्या है जी, वेरी इंपॉर्टेंट है जी, अति आवश्यक है जी। क्लियर है, बहुत बढ़िया। इसी के साथ में इंस्टाग्राम अकाउंट और टेलीग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए फॉलो कीजिए, वहां पर जो है ये पीपीटी पे मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, उस पर डाल दूंगा, आप लोग डाउनलोड करके आपके लिए यूज ले सकते हैं। इधर उधर शेयर मत करना, यूट्यूब पे आके बच्चे पढ़े बस अपने से, और क्लास को शेयर करना यार, ठीक है, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाओ जो मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। नेक्स्ट नेक्स्ट चलिए, इंक्रीज इन EtCO2, इंक्रीज, ग्राफ ही बड़ा हो गया भाई साहब, मतलब CO2 का प्रोडक्शन बढ़ गया तो ग्राफ बड़ा हो जाएगा। अरे कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं? जो ग्राफ चल रहा था, कौन सा ग्राफ, आओ कौन सा ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं इस ग्राफ की बात कर रहा हूं। ये जो ग्राफ हम बना रहे थे किसके अगेंस्ट में, टाइम के अगेंस्ट में बना रहे थे सर। यहां पर आ जाएगा CO2 30, सॉरी CO2 नहीं, यहां पर MMHg में वैल्यू रहेगी 42। तो ये जो ग्राफ हम बना रहे थे, इस ग्राफ की बात चल रही है कि ये ग्राफ जो है ज्यादा ही चला जाए, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, इधर चला गया, तो इधर किस कंडीशन में जाएगा ये सर, इधर उसी कंडीशन में जाएगा अगर CO2 की मात्रा ज्यादा हो जाए तो ग्राफ ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इधर CO2 के उसमें तो बन रहा है ये ग्राफ। तो आओ ऐसी क्या कंडीशन है, कौन है जो बच्चों को डरा रहा है, देखते हैं। इंक्रीज EtCO2, पहला बोल रहा है एग्जॉस्टेड सोडा लाइम, ऐसा सोडा लाइम क्या काम करता है बताया था सर, CO2 को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है सोडा लाइम। अब एग्जॉस्टेड हो गया मतलब खराब हो गया, मतलब CO2 की एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी खत्म हो गई भाई साहब, उसकी खत्म हो गई तो फिर क्या होगा, ज्यादा CO2 जाएगी किधर, ट्यूब में ज्यादा CO2 जाएगी, तो ग्राफ जो है ज्यादा आएगा, सीधी सी बात है, सिंपल। अब कमेंट करके मुझे बताओ आप लोग, मैंने तो पढ़ा रखा है, कहां पढ़ा रखा है, जाके पढ़ लेना। कहां पढ़ोगे, जो चैप्टर पढ़ाया हुआ है एनेस्थीसिया मशीन का, उसमें सोडा लाइम पढ़ाया, वहां बताया था 100 ग्राम सोडा लाइम, कमेंट करके बताना भाई जिनको आता है, 100 ग्राम सोडा लाइम जो है वो कितना CO2 एब्जॉर्ब करेगा, कितना CO2 एब्जॉर्ब करेगा 100 ग्राम सोडा लाइम, कमेंट करके बता देना जिनको आता है। मैं देखता तो हूं तुम कितना पढ़ रहे हो, पढ़ भी रहे हो कि मजे कर रहे हो। एग्जाम आने वाली है, सुनने में आया BSF की भी वैकेंसी आ रही है, तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, क्लासें पुरानी देख डालो दोबारा से ताकि याद हो अच्छे से, ठीक है। ऐसा तो तुम धुरंधर, तो ऐसा तो अर्जुन तो हो नहीं कि तुम एक बार देखा सब याद, तो नोट्स पढ़ो या क्लासें देखो, वापस से रिपीट कर दो क्लासें ताकि अच्छा याद हो जाए। चलो, सोडा लाइम है, एग्जॉस्टेड हो गया, कैपेसिटी खत्म हो गई है, या फिर जो वॉल है वो डिफेक्टिव है ऑफ क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट का वॉल जो है वो डिफेक्टिव है, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, आपके CO2 बढ़ा हुआ दिखाई देगा, विच इंपेयर द एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2, और वो क्या करेगा, CO2 के एब्जॉर्प्शन को क्या कर देगा, ये कम कर देगा। क्लियर है, क्योंकि कैपेसिटी खत्म हो गई एक तो, और फिर जो है वॉल जो है उसमें भी डिफेक्टिव है वॉल, तो उस कंडीशन में एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा किसका, CO2 का। और वो वापस से लाइन बोल रहा हूं, पूरा समझना, एग्जॉस्टेड सोडा लाइम और डिफेक्टिव वॉल ऑफ क्लोज सर्किट विच इंपेयर द एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 और कोज इनहेलेशन ऑफ एक्सपायर्ड CO2, और उसके कारण से क्या होगा, एक्सपायर्ड CO2 वापस से क्या हो जाएगी, आपके पेशेंट की उधर ट्यूब में चली जाएगी, और क्या हो जाएगी, इनहेलेशनल, मतलब वापस से री इनहेल कर लेगा पेशेंट। नेक्स्ट लो, और री इनहेल करेगा तो छोड़ेगा भी सही, छोड़ेगा तो ज्यादा दिखाई देगी वैल्यू। आगे आओ, इंक्रीज प्रोडक्शन, किसका, CO2 का प्रोडक्शन ही इंक्रीज हो गया, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, ग्राफ बड़ा दिखाई देगा आपको। क्या 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 कंडीशन है जिसमें हो जाएगा, हाइपर मेटाबॉलिक, मैंने भी क्या बोला था थोड़ी देर पहले, ग्राफ कम होगा क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया, बॉडी का अरे लास्ट में देखो इधर आओ, यहां पर एक बात बोली थी हाइपोथर्मिया, मैंने बोला था हाइपोथर्मिया में CO2 कम हो जाता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। यहां पर क्या बोल रहा है, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है इसलिए CO2 बढ़ जाता है। हाइपर मेटाबॉलिज्म की स्टेट हो गई, जैसे कौन कौन सी स्टेट सर, फीवर की स्टेट हो गई, फीवर में टेम्परेचर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, बढ़ता है, तो इसलिए मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाता है। या मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो गया, बहुत ज्यादा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपके CO2 का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट चलो, और कुछ कंडीशंस रहेगी जिसमें EtCO2 की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। EtCO2 में
इवन राइज टू मोर देन 100 mm Hg। नॉर्मल वैल्यू कितनी 42 mm ऑफ Hg। और यहां पर क्या बोल रहा है भाई साहब, यहां पर बोल रहा है 100 mm Hg तक जो है इंक्रीज हो जाती है। कुछ कंडीशंस होती है उनमें बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है, बहुत बढ़िया। थेरोटॉक्सिसिन्स हो गया, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम हो गया, इन कंडीशंस में क्या होगा, EtCO2 बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। डिक्रीज वेंटिलेशन, अगर वेंटिलेशन डिक्रीज कर दिया तो क्या होगा, CO2 का ग्राफ ऊपर जाएगा। यहां पर हमने क्या देखा था, ग्राफ नीचे कब जा रहा था, जब हाइपर वेंटिलेट कर रहे थे पेशेंट को। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, अगर पेशेंट को हाइपो वेंटिलेट कर रहे हैं, मतलब वेंटिलेशन को डिक्रीज कर दिया, मतलब प्रॉपर उसको सांस नहीं दे रहे हो, या जो हम उसको गैसेस प्रोवाइड करवा रहे हो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, FiO2 कम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, CO2 का प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। या फिर लास्ट में इंपॉर्टेंट, आपने क्या करा, बाइकार्बोनेट दिया पेशेंट को, बाइकार्बोनेट एडमिनिस्टर्ड किया, तो उस कंडीशन में भी CO2 बढ़ जाएगा। क्योंकि बाइकार्बोनेट जब मेटाबोलाइज होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, CO2 प्रोड्यूस करेगा। मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस CO2। जब बाइकार्बोनेट बॉडी में जाके मेटाबोलाइज होगा तो वो CO2 प्रोड्यूस करता है, इसलिए वहां पर CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। आई क्या बात समझ में, बहुत बढ़िया। ये हो गई अपने ग्राफ के बारे में बात की, ग्राफ जो है कब बढ़ रहा है। आगे आओ, अब बात करते हैं कि क्या कंडीशन रहेगी जिसमें EtCO2 का ग्राफ में कोई चेंजेस नहीं होगा। नो चेंज इन EtCO2, तो ब्रोंकोस्पाज्म की कंडीशन हो गई या COPD कंडीशन हो गई, तो कोई भी चेंज उसमें नहीं होगा। ये बात हुई अपनी किसके बारे में, कैप्नोग्राफी के बारे में। अब देखो यहां पर 3 नंबर है, यहां पर 4 नंबर है। सर 1 नंबर 2 नंबर कहां गए, आओ दिखाता हूं। एक नंबर 2 नंबर ये रहे। यहां पर क्या बात हुई थी, यूजेज ऑफ कैप्नोग्राफी। तो पहला यूज क्या बताया था, टू कंफर्म इंट्यूबेशन। दूसरा यूज क्या बताया था, टू डायग्नोस द कंडीशंस, और फिर हम कंडीशंस पढ़ रहे थे दूसरे में, ठीक है। अब तीसरा कहां है, सर तीसरा ये रहा। किसका यूजेस, कैप्नोग्राफी का यूजेस, टू कंट्रोल लेवल ऑफ हाइपोकैप्निया ड्यूरिंग हाइपर वेंटिलेशन इन न्यूरोसर्जरी। क्लियर है बात, न्यूरोसर्जरी में के दौरान हाइपर वेंटिलेट अगर आप इस पेशेंट को करते हो, वहां पर भी कैप्नोग्राफी का यूज रहेगा, ठीक है। आईसीयू में अगर देखो न्यूरोसर्जरी का पेशेंट है, सर्जरी हो गई उसकी, उस दौरान तो हम काम में ले रहे हैं, उसके बाद में हो सकता है आईसीयू में भी ये यूज ली जाए कैप्नोग्राफी। आ जाओ, टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ CPR। CPR कितना इफेक्टिव है उसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए भी आप जो है इसको यूज कर सकते हो। आज से पहले ये बात नहीं सुनी होगी आप लोगों ने, ठीक है, कि CPR में कैप्नोग्राफी का भी यूज है। तो क्या किस लिए यूज है, असेस कर रहे हो आप इफेक्टिवनेस की, CPR कितना इफेक्टिव है, तो वहां पर भी CPR जो रहेगा जब आप दे रहे होते हो उसको, तो क्या सही है, क्या सही दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो, वो देख के जितना पता लगेगा उससे ज्यादा किससे पता लगेगा, जब पेशेंट की कैप्नोग्राफी साथ साथ में चल रही होगी, ठीक है। CPR is considered a gross failure if it is not able to generate EtCO2 at least 10 mmHg। इस लाइन का मतलब समझना, आप किसी पेशेंट को CPR दे रहे हो, ठीक है, इस तरीके क्रॉस फिंगर करके आप बिल्कुल सीधा रख के हाथों को आप CPR पेशेंट को दे रहे हो, ठीक है। अब कैसे पता लगे कि भाई साहब आप इफेक्टिव CPR दे रहे हो, अगर EtCO2 की वैल्यू एटलीस्ट 10 तो आए। अगर 10 तक वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ब्लड सर्कुलेट हो रहा है और वहां गैसेज एक्सचेंज हो रही है, तो इससे आपको पता लगेगा। और अगर इससे कम है तो इसका मतलब क्या है, वो फेल है। CPR इज कंसिडर्ड एज ग्रोस फेल्योर इफ इट इज नॉट एबल टू जनरेट EtCO2 एटलीस्ट 10 mm ऑफ Hg। आया क्या समझ में, CPR की फुल फॉर्म क्या रहेगी, कार्डियक पल्मोनरी रिसस्किटेशन। गॉट इट, नेक्स्ट चलो। अब तो CPCR बोलते हैं, कार्डियक पल्मोनरी एंड सेरिब्रल रिसस्किटेशन। इंक्रीज EtCO2 इंक्लूडिंग, ये तो बता दिया ना यार, नहीं बताया क्या? वापस से कैसे आ गया ये, कोई बात नहीं, आ गया, बता देते हैं, क्या दिक्कत है। इंक्रीज EtCO2 इंक्लूड, कि EtCO2 कहां कहां इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अच्छा वो तो हमने बताया था कि यूजेज में पढ़ा था वो तो, ठीक है, वो यूजेज खत्म हो गए, यहां पर यूजेज खत्म हो गए भाई लोग, है ना, हमने यहां तक यूजेज पूरे बता दिए।
पहला नंबर बताया, दूसरा बताया था, तीसरा ये हो गया और चौथा हो गया। यूजेस बता दिए सारे। अब आ जाओ कुछ कंडीशंस देख लेते हैं। पहला बोल रहा है इंक्रीज EtCO2 इंक्रीज, कि EtCO2 कहां पर जो है इंक्रीज हो जाएगा, उसकी वैल्यू कहां पर इंक्रीज हो जाएगी। चल, पहला हाइपोवेंटिलेशन, अगर किसी पेशेंट को हाइपोवेंटिलेट कर रहे हो मतलब FiO2 ही भाई साहब कम है, फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन इन्वायरमेंट की कितनी होती है सर? 21% ऑक्सीजन होती है इन्वायरमेंट में। FiO2 इन्वायरमेंट का कितना हो गया? 21। ठीक है, FiO2 का सीधा सीधा मतलब ये है कि आप कितने परसेंट ऑक्सीजन पेशेंट को दे रहे हो, उसको हम नाम देते हैं FiO2। आओ आगे, हाइपोवेंटिलेट अगर किसी पेशेंट को कर रहे हो तो EtCO2 क्या होगा? इंक्रीज होगा। मतलब ऑक्सीजन कम देने से CO2 अपने आप से इंक्रीज हो गई, सीधी बात। आ गया डिफेक्टिव वॉल ऑफ क्लोज सर्किट, अगर क्लोज सर्किट का वॉल जो है डिफेक्टिव है, मतलब APL वॉल के बारे में बात चल रही है यहां पर, अगर वो डिफेक्टिव है तो फिर वहां पर इंक्रीज EtCO2 आएगा। अगर मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कंडीशन है तो इंक्रीज आएगा। ठीक है, और एग्जॉस्टेड सोडा लाइम एग्जॉस्टेड है, मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो फिर उस कंडीशन में इंक्रीज आएगा EtCO2। यहां पर समझ गए क्यों आएगा? हाइपरथर्मिया हो गया तो सर, हाइपरथर्मिया होगा मतलब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा फीवर वाली कंडीशन में, तो सर मेटाबॉलिज्म बॉडी का बढ़ जाएगा, वहां पर CO2 का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ये हो गया इंक्रीज। अब आओ नेक्स्ट, EtCO2 सडनली बिकम जीरो या फ्लैट लाइन, कहां पर एकदम से जीरो आ जाएगी या फ्लैट लाइन आ जाएगी? फ्लैट लाइन किसमें? इस ग्राफ में। फिर से बता रहा हूं, ये ग्राफ बन रहा है, यहां पर जीरो या फ्लैट लाइन आ जाए। ठीक है, ये सीधा बनेगा बच्चों, और ये फ्लैट लाइन आ जाए। तो ये फ्लैट लाइन क्यों आ रही है वो पूछ रहा है, बिकम जीरो। ठीक है, यहां पर ये जीरो से शुरू हो रहा है, और सॉरी एक मिनट रुकिए जरा, सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। ये जीरो और ये यहां पर लगभग 42, तो ये जीरो आ गया, ये देखो जीरो आ गया ना, तो सडनली जीरो कब कब आ जाएगा? अगर एक्सट्यूबेशन हो गया, भाई साहब टीओ भी निकाल दी तो सैंपल कहां से लेगा? गेम ओवर, मतलब सैंपल ही नहीं है, मतलब CO2 बताएगा नहीं। डिसकनेक्शन हो गया, डिसकनेक्ट हो गए तो भी CO2 नहीं आएगी, तो जीरो। कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ट्यूब ही ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, सैंपल कहां से लेगा? भाई साहब आ ही नहीं रहा कुछ ट्यूब में, तो ये यहां पर जीरो बताएगा। और कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन हो गई पेशेंट के, तो भी क्या बताएगा? जीरो या फ्लैट लाइन बताएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा भाई साहब कॉम्पिटिटिव की दृष्टि से, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इजी। अगर कैप्नोग्राफी का कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, मेरी गारंटी है भूलने वाला टॉपिक है ही नहीं। सिंपल सिंपल वो आपको, मतलब देखो जिन्होंने नहीं पढ़ा उसके तो दिमाग खराब हो जाएगा क्वेश्चन पढ़ के कि भाई साहब क्या पूछ लिया ऐसा, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए बहुत इजी। अब मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछूं, ऐसी क्या कंडीशन रहेगी जिसमें, या फिर मैं घुमा के पूछूं, आपको बोल दिया जाए ऐसे कि बॉडी का टेम्परेचर है साहब 39 डिग्री सेल्सियस, तो कैप्नोग्राफी की रीडिंग पे क्या इफेक्ट होगा? वो फ्लैट लाइन रहेगी, वो जीरो हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। 4 ऑप्शन दे दिए मैंने, तो क्या होगा सर? ये है हाइपरथर्मिया, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो CO2 का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, तो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा ग्राफ। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सिंपल। डिसकनेक्शन हो गया तो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, और कार्डियक अरेस्ट हो गया। ये सारी चीजें मैंने बता दी आपको, सडनली बिकम जीरो कब कब होगा। नेक्स्ट, अब देखो, अब बोल रहा है डिक्रीज CO2, कि डिक्रीज कब कब हो जाएगा, क्या इंडिकेट करेगा? डिक्रीज है ना, डिक्रीज हो गया तो क्या इंडिकेट करेगा? पहला, हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन हो गई तो EtCO2 डिक्रीज हो जाएगा। हाइपर वेंटिलेशन मतलब ऑक्सीजन आप बढ़िया दबा के ऑक्सीजन उसको दे रहे हो। मोस्ट कॉमन कॉज है, ये ध्यान रखना इस बात का। अब पूछ लिया जाए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिक्रीज EtCO2, तो क्या हो गया? हाइपर वेंटिलेशन। एम्बोलिज्म हो गया, लीकेज ऑफ गैस हो गया, गैस लीक करने लग गई। ठीक है, जहां से सैंपल ले रहे वही अगर लीक कर रही है तो, या फिर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, या फिर पार्शियल किंकिंग हो गई ट्यूब, मतलब ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन मतलब आधा कुछ रुकावट आ गई, या फिर ट्यूब किंक हो गई मतलब मुड़ गई ट्यूब। ठीक है, ये ट्यूब है, ये इस तरीके से किंक कर गई, मुड़ गई, अब इधर प्रॉपर जा ही नहीं रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? आपके
डिक्रीज हो जाएगा क्या, CO2 आ गई क्या बात समझ में। ये हो गया अपने कैप्नोग्राफी के बारे में लगभग सारी बातें कंप्लीट। अरे आया क्या समझ में, बहुत ही बढ़िया। बच्चों कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी, क्योंकि मैंने बहुत ही तरीके से जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सिर्फ इसमें डालने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो हालांकि EtCO2 बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, कुछ बुक्स में इतना दिया हुआ है, कुछ बुक्स में इससे भी ज्यादा दिया हुआ है, ठीक है। और मेरे पास में पीजी की भी बुक्स है, जो एनेस्थीसिया में बच्चे पीजी करते हैं MBBS के बाद में, उनकी बुक्स है। कैप्नोग्राफी वहां से मैंने देखा, अपने कोई काम की नहीं। काम की इसलिए नहीं है क्योंकि भाई साहब हमें है OT टेक्नीशियन, हमें OT टेक्नीशियन का लेवल पता है, क्या पूछा जाता है एग्जाम में, हमें उतना ही पढ़ना है। हमें हमें फालतू की कारीगरी करनी ही नहीं है। हमें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने बैठे हैं, क्वेश्चन दे वो सिंपली हम उसका आंसर कर दे और मस्त रहे और अपना सिलेक्शन हो जाए। इनिशियली गोल अपना यही है। फिर ज्ञानवृद्धि के लिए आप चाहे कुछ भी पढ़ते रहो, लेकिन पहले सिलेक्शन तो ले लो, फिर करते रहना ज्ञानवृद्धि। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून गाइस, थैंक यू। क्लास को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। उसके अलावा इंस्टाग्राम अकाउंट और टेलीग्राम अकाउंट का लिंक दिया हो बच्चों, उसको आप जो है पहुंचा देना। और मोस्ट इंपोर्टेंट कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू सून।